नमस्कार। आज हम फंडामेंटल राइट्स की अगली वीडियो देखेंगे। नहीं, इससे पहले हमने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू एक्सप्लॉयटेशंस, नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में जाना। पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगा, क्योंकि चीज़ें अगर आप क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएंगी और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है, क्वेश्चन बने या ना बने, बहुत सारी चीज़ें मैं तो कहता हूँ आप इसलिए पढ़ें ताकि आपको ज्ञान हो, न कि एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है। इसके बाद एक रह जाएगा 35 है संवैधानिक औपचार का अधिकार, तो उसको अगले वीडियो में मैं कवर करवा दूँगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आपका समय बच जाए, मेरा भी समय बचे, क्योंकि आपके पास जो समय है उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। आपके पास और भी वर्क रहते होंगे, तो इसको करके आप अदर वर्क जो है आपके पास दूसरा, उसको भी आप कर लो। तो आज हम जानेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, एंड 29-30 है ना, हाँ 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको याद ही रखिए। लेकिन इससे जानने से पहले ना कुछ चीज़ें मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। नहीं, ठीक है, ये है कुछ चीज़ें जो जानना जरूरी है। मैं दिखूँ ना दिखूँ, आप मेरी वॉइस को, आवाज़ को सुनिए, समझिए। ये कुछ इंटेरोगेशन है ना, पूछताछ, कस्टडी में ले जाता है, अरेस्ट करता है और पुलिस रिमांड पर ले जाता है। फिर जुडिशली कस्टडी क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी चर्चा आप जानते चलिए। पॉलिटी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि भारत में रहते हो, पॉलिटी नहीं जानोगे तो पता नहीं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ़ायदा तो है ही, लेकिन अभी जो नेता है वही सब कुछ कर रहा है कि मैं, अगर एमपी हो या एमएलए हो या कोई मंत्री हो, चीफ प्राइम जो भी हो, कहता है कि जिस पोस्ट पे है वो कहता है कि मैं ही कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, मैं ही संविधान हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। तो ये हो रही है अभी, लेकिन ये जानना जरूरी है, ये काम आता है। नहीं तो आपको लोग दबा देंगे, नहीं, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करेंगे। ठीक है, तो नहीं, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप, पिछली वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि जो पुलिस जो धारा लगाती है आईपीसी के तहत लगाती है, इंडियन पिनल कोड, और जो जज है वो सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत लगाती है, नहीं, यानी कि भारतीय दंड संहिता के तहत आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 511 को धारा है, उसमें 511 धारा है, और सीआरपीसी लगभग 533 हो गया है। जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है, आपराधिक प्रक्रिया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये पिछली वीडियो में लिखा दे हूँ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में, इंडियन पिनल कोड के बारे में पिछली वीडियो में जाकर इसको समझ सकते हैं। सीआरपीसी जो है जज साहब लगाते हैं, और आईपीसी की धारा जो है वो पुलिस लगाता है, नहीं, ठीक है। अब समझना ये है कि इंटेरोगेशन हो चाहे पूछताछ, अच्छा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। गांव घर में खास करके, गांव घर में लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उतनी, नहीं, तो छोटका जो हवलदार सब है ना, छोटका, नहीं, जो पढ़ा भी नहीं है, 10वां तक भी नहीं, हवलदार बन गया है, तो वो आपसे पैसा ले लेता है, नहीं, तो क्या करेगा, कोई घटना हुई नहीं तो देखते होंगे कि कोनो छोटका हवलदार आता है गांव में, नहीं, जैसे कोई घटना हो गई, जैसे चोरी वगैरह हो गया या कुछ हो गया, आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो गांव में नहीं एक हवलदार आता है और कहेगा चलो मैं तुमसे इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ करनी है, इसके लिए थाना में चलो थोड़ी देर के लिए। तो लोग काफ़ी डर जाते हैं। गांव घर के मैं देखा हूँ, गांव घर के जो आदमी हैं खास करके, जो जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो और काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि वो सब नहीं जानते हैं। वो गांव घर के आदमी बड़े भोले भाले होते हैं, नहीं, उनको आसानी से बेवकूफ़ बना लेता है वो सब।
हवलदार हो चाहे दरोगा हो या उससे जो भी ऊपर का पोस्ट हो, लेकिन जो अधिक जो यूपीएससी क्वालिफाइड करके आए हैं ना, वो इस समय नहीं माने मतलब रखता है उनको, वो तो न्याय करेगा। शायद ही अगर मंत्री का फ़ोन आ जाए, जैसे एसपी को आप घूस वगैरह नहीं दे सकते, उसको नहीं आप कुछ कर सकते हो, नहीं। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आप मंत्री की पैरवी लगानी पड़ती है, नहीं। आईएएस ये सब न्याय देखता है, क्योंकि ये सब पढ़ लिख कर गए हैं। और जो ग्रेजुएशन से नीचे लेवल का है ना, उसको मत पूछिए, क्योंकि वो उसका बुद्धि ना घुटना में होता है, नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़िए लिखिए, नहीं, ज़रूर पढ़िए। किताब नून रोटी खाइए, शर्ट पुराने पढ़िए, लेकिन किताब नई खरीद कर जरूर पढ़िए, या पुरानी किताब है तो उसको ज़रूर पढ़िए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, यकीन मानिए, नहीं। कोई है ना कि वो पढ़ना लिखना सीखो, वो भैंस चराने वाले, ऐसे कर कर बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, मुझे याद नहीं है, नहीं। कखो को हथियार बनाओ, आई को हथियार बनाओ और लड़ना सीखो, वो भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों। तो पढ़िए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानिए, नहीं। उसको अगर जान गए ना, तो आप जितना भी कोर्ट का छड़ी आज देख रहे हैं ना, सब उन्हीं सबों का देन है। अम्बेडकर साहब, राजेंद्र बाबू हो गए, और भी बहुत सारे ग्रेट स्कॉलर सब थे, वो सब बनाए थे। तो जानिए, तो पूछताछ के लिए ले जाएगा, हवलदार आएगा, नहीं, खैनी लेके, जो टोबैको होता है, आपको बुलाया है, ऐसे बोलेगा जैसे कौन मर्डर कर दिया है, नहीं, कितना भारी अपराध कर दिया है, चल जल्दी, नहीं तो जेल में ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, क्योंकि उसे खुद नहीं पता है, अंडर मैट्रिक है वो, मैट्रिक भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ से, पॉलिटी कुछ जानता ही नहीं वो। तो स्वाभाविक सी बात है वो उस तरह से बात करेंगे। गांव घर का आदमी भोला भाला होता है, वो डर जाता है, जम के डर जाएगा। अगल बगल भीड़ लग जाती है कि क्यों उसको ले गया है पकड़ के, क्या हुआ, तो फलना ये धर दिया। उसकी माता जो होती है, अगल बगल के लोग, वो रोने लगते हैं जब कुछ नहीं है, नहीं। तो इसीलिए पूछताछ के लिए ले जाता है। तो पूछताछ के लिए ले जाता है ना, तो देखिएगा कि कौन चीज़ में नाम रख देता है कि फलना आदमी ये। तो याद रखिए, सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि अगर आप कुछ नहीं किए हो, आप इनोसेंट हो, निर्दोष हो, तो यकीन मानिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। सीधा पॉइंट पे आइए कि जब तक कोर्ट में प्रूफ ना हो जाए, नहीं, कोई प्रूफ ना कर दे कि ये वाकई, प्रूफ कौन करेगा? वकील करता है, नहीं, जज साहब करते हैं। जज साहब फैसला सुनाते हैं, वकील का काम है। जब तक प्रूफ ना कर दें कि ये दोषी है, आप दोषी नहीं है, अप्रूव करना कोई साधारण बात नहीं। हाँ, वर्तमान में कुछ चीज़ें गड़बड़ी हो रही है। अगर आप खास करके बड़ी केसेस है, जैसे मर्डर केस हो गया, रेप केसेस हो गए, नहीं, तो इसमें मामला फंस जाता है। तो इसमें सच झूठ करने में, सच को झूठ कर देता है, झूठ को सच कर देता है, लेकिन बड़ी मुश्किल रहती है, नहीं, लेकिन होती भी है। लेकिन आप इतना जानिए कि अगर आप इनोसेंट हो, निर्दोष हो, तो आपका कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि परेशानियाँ होंगी, परेशान आप होंगे, नहीं, थोड़ी बहुत ट्रबल होंगे, परेशान होंगे, लेकिन कहा जाता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजय नहीं किया जा सकता, नहीं। उसको आप हरा नहीं सकते हो, सत्य को परेशान कर सकते हो, लेकिन सत्य हारेगा नहीं, वो हमेशा अडिग है। तो ठीक है, तो यही कह रहा था कि ले जाता पूछताछ के, और नाम रख दिया बेचारा का। गांव में हल्ला हो गया कि फलना के बेटा को ले गया पकड़ के, ये हो गया, नाम रख दिया, जबकि वो इनोसेंट निर्दोष है भी नहीं, वो नहीं था वहाँ पे। तो अब ले जाएगा, तो वहाँ पे दरोगा आएगा, 3-4 लड़का के ले गया, ओकरा से पूछेगा, अरे क्या था? तो कहेगा ये था फलना था, और केसवा था, महेशवा था, नहीं, उसके बाद सोहनलाल था, नहीं, उसके बाद जो भी कोई 3-4 लड़का का नाम दे देगा। अब उस सबको पकड़ के लाएगा पुलिस, कहेगा कोना में वो ले जाएगा, हवलदार ले जाएगा, वो नहीं ले जाएगा दरोगा साहब। कहेगा ये 500-500 रुपया दे दो, चाहे 1000-1000 2-2000 रुपया दे दो, नाम काट देगा, और नहीं तो बुआ फंस जाएगा। तो समझ जाना, इतना भयंकर डराता है बेचारे को, पढ़ा लिखा नहीं है, डर जाता है। अब घरे से 5-5 हज़ार रुपया ले जाता है। आ जो मेन जकर नाम रहता है ना, जो कहीं हीरो पानी नहीं तो रहता है, अब बेचारा वो कुछ नहीं किया, तो ओकरा से 5,000 7,000 10,000 रुपया मांगेगा। और सबके दे दिया, सबके नाम काट दिया, और कहा कि एगो कागज पर लिखवा लेगा झूठे कि आज दिन से झगड़ा उगड़ा नहीं करना, नहीं।
तो वो लिखवा लेता है वो पे और कहता है जाओ। तो इस तरह से ठगी जाती है। मालूम है आपको, अगर आप कुछ नहीं किए हो ना तो आपको कुछ नहीं होगा। पहली बात कि अगर किसी आदमी को अगर अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया, गिरफ्तार बड़ा शब्द हो जाता है। अरेस्ट तो बाद के शब्द है, नहीं कस्टडी, पूछताछ के बाद कस्टडी आता है। नहीं, कस्टडी में पहले ले जाना रहता है उसको, उसके बाद अरेस्ट आता है, सीधे नहीं ले सकते हैं। और नियम है कि आप ये सब फालतू चीज़ सब है, समझ गए। आपको ठग रहा है दरोगा, किसी में नाम लिख दिया 30,000 40,000 रुपया मांग रहा है ना, ठग रहा। मर्डर केस है ना, बड़ी सीरियस रेप केस है, तो उसमें डायरेक्टली उठा के ले जाता है, कस्टडी में ले जाएगा। तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा नहीं है कि उसको टॉर्चर किया जाए, खूब मारो पीटो, कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन लोग करता है नहीं, जो दरोगा सब है। तो ये सब कहीं पर लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। हमारे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, इट इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, बड़ा सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन करता है, मारता पीटता है, तो ये पता नहीं क्यों करता है। लेकिन कहीं कहीं पे देखोगे तो लगेगा कि सही भी है। तो इससे डरिएगा मत, उसको प्रूव करना रहता है। कोर्ट में जाएगा ना, हालत ख़राब कर देगा। अब ले गया तो रहा, तो उसको नियम है कि 24 घंटा के अंदर जज साहब लोग को नज़दीकी मजिस्ट्रेट लोग पेश कीजिए। आर्टिकल 22 कहती है, आप पढ़ चुके हैं इसे पिछले वाले में, नहीं, आर्टिकल 22 में है कि 24 घंटा का अरेस्ट किया है तो 24 घंटा के अंदर में नज़दीकी जो है मजिस्ट्रेट उसके पास पेश कीजिए। अब ले जाएगा तो पुलिस का काम है, पुलिस थाने तक फरफराएगा, जो पुलिस है ना वो थाने तक फरफराएगा, कुछ नहीं है। कोर्ट में हालत ख़राब, डरे इन्ना करके जाएगा। देखिएगा कभी अगर मौका मिले तो जाके देख लीजिएगा, पटना वाला में कहीं पर जाके देख लीजिएगा, नज़दीकी है सो, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है। तो वो फरफराता रहता है इतने दूर। फरफराएगा कौन, जेकर नॉलेज नहीं है इसे, जो यूपीएससी क्रैक किया है, बीपीएससी क्रैक किया है, उसके पास नॉलेज रहती है, वो नॉर्मल रहता है, वो न्याय देखता है। अब बाकी जो नहीं है, जो छोड़ छीन 8वां फेल 10वां फेल खैनी वाला सब, मत पूछिए उसको। तो चलिए, तो यही था पूछताछ के। अगर ले जाता है तो 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी रहती है। मजिस्ट्रेट से देखेगा कि अरे ये नॉर्मल है, तो कहेगा तू ना रखो ना, हम रखते हैं, इसको जाने दो। कुछ नहीं करेगा, खाली पूछ लेगा बुआ कुछ किया है, नहीं कहाँ था, इसे कुछ नहीं होता है। तो आप ऐसा मत कीजिए, पैसा प्लीज़ मत दीजिए। कोई भी दरोगा हो या कोई भी हो, ले जाने दीजिए उसको, जहाँ ले जाना है ले जाने दीजिए। लेकर किसको देगा वो? पुलिस ले जाकर कहाँ रखेगा? या तो नियम में 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। जो मजिस्ट्रेट साहब लग जाएगा, पूछेगा कि तू कौन किया है, तो तू कहेगा कि सर हम नहीं थे, हम नाम रख दिया है। मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे कि अच्छा तू नहीं था तो उस समय में कहाँ था, तो अपना एगो कोनो फोटो तोटो चाहे कथू केकरो से पूछवा दीजिए कि हम यहाँ पर थे। बस ओकर बाद ओकर क्लास लगती है ना, जो तोरा पकड़ के ले गया है, मत पूछिए। उसका वार्निंग देता है, हालांकि सस्पेंड डायरेक्ट नौकरी नहीं ले सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है, वार्निंग दिया जाता है। उसके बाद दोसर बाजी जो कोने में धरा गया ना, गया। तो ये समझने वाली चीज़ है। तो नॉर्मली पूछताछ के इंटेरोगेशन के लिए ले जाता है, तो उसमें पैसा वगैरह नहीं देना है अगर आप कुछ नहीं किए हो तो, समझ गए? ठीक है। हाँ, ये बात है कि परेशानी होंगी, बेचैनी होंगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं उतना है नहीं आपके पास। लेकिन यकीन मानिए कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप निर्दोष हो तो। ठीक है, अगला है कस्टडी। कस्टडी में किसको लिया जाता है? नॉर्मल के लिए। कस्टडी में जैसे कोनो अथी किया, क्या बोलते हैं, धरना हड़ताल पड़ताल सब कर रहा है, कोनो छोड़ा सब है, नेता सब है, और क्या कर रहा है, कोनो अथी कर रहा है, तो उसमें देखेगा कि सबसे मेन लीडर कौन है, सबसे मेन लीडर कौन है, ओकरा ले जाएगा, उठाए के ले जाएगा, कहेगा यह मेन हो तो एकरे पकड़, 2-3 गो के मेन के पकड़ाएगा, मेन को पकड़ेगा ले जाएगा। हाँ, कस्टडी में एक दूसरा पर लगा देता है दरोगा सब ले जाके कि काहे इसे कर रहा है रे, हैं क्यों ऐसे करवा रहा है, तो ले जाता है। लेकिन ओकरो नियम है, कस्टडी में ले जाने का मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत, लगभग हमको लग रहा है, मैं लिखा हूँ कहीं पे, 30 से 35 मिनट के बाद उसको पूछताछ करके हटाइए, उस मामला ख़त्म कीजिए। नहीं तो होता है कस्टडी, प्यार से भी कहता है, जो पढ़ा लिखा रहेगा ना, जो यूपीएससी रियली में वो पढ़ के क्रैक किया है, तो उतना पूछेगा, प्रेम से कहेगा कि बुआ काहे ऐसे कर रहा है जी,
क्यों दंगे फसाद करवा रहे हो, क्या चाहिए, ऐसे करके अगर बात में जान नहीं है ना, नॉर्मल है, तो कहेगा जाओ कोई बात नहीं, मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो वही कस्टडी में लिया जाता है पूछताछ के लिए, इंटेरोगेशन ले जाता है वैसे ही पूछताछ करेगा, तो डरने की बात नहीं है। नहीं, और कस्टडी में जो ले जाएगा ना, तो हीरोपनी जो करता रहता है वो का सबके ले जाएगा, तो झापड़ लगाइए देता है, लेकिन ये सब लगाना नहीं है, कहीं पर नियम नहीं है, अब क्या कीजिएगा। तो ये है, नहीं अरेस्ट कर लेता है। हाँ एक और बात, अपने यहाँ कितना, अपने यहाँ क्या, जो गांव घर के आदमी होते हैं ना, बड़ा भोला भाला शरीफ होता है, वो बड़ा बेचारा थाना में जाने से डरता है। बताइए, इतनी मतलब खौफ पुलिस की फैल गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ कर रही है कि पुलिस को जनता की मदद करनी है, नेता को जनता की मदद करनी है। नहीं, वो किस तरह से मदद कर रहा है कि उसके पास जाने से घबराता है आदमी। तो वैसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है, उसको प्रेम से पेश आना चाहिए जनता के साथ, उसकी भावनाएं, उसको इच्छाएं, उसकी जो भावना है, इच्छाएं, उसको जाननी चाहिए, तब एक्शन लेनी चाहिए। नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं। तो ये होती है। अगला होता है अरेस्ट, ये सीरियस है। अरेस्ट करना मतलब सीरियस कोई बात है, डायरेक्ट आया तो वारंट लेके आता है, नहीं अधिकार रहता है उसको, अरेस्ट कर लेगा। आपका वारंट निकला है तो ले जाएगा, लेकिन अगर नहीं निकला है तो आप पूछ सकते हो, आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार, कि जज सर मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, नहीं किस कानून के तहत, किन धाराओं के तहत, तो ये चीज़ें आप पूछ सकते हो। नहीं, लेकिन हाँ मर्डर केस है ना, और वारंट अगर निकल गया है, पूरा फुल प्रूफ है ओकरा पास, तो डायरेक्टे आएगा, तभी बात उत नहीं कीजिएगा ओकरा से। अगर कोनो एसपी आ गया, खास करके एसपी, नहीं तो ओकरा से मुँह तू नहीं लगाइएगा, नहीं तो मारता हुआ ले जाएगा वो, एकदम फुटबॉल के तरह उड़ा के। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर विटनेस है ओकरा पास, एविडेंस है ओकरा पास, जो है एसपी एविडेंस विटनेस है, साक्ष्य है, तो आप तुरंत जैसा कह रहा है वैसा कर लीजिए। नहीं तो एनकाउंटर भी हो सकती है। हालांकि एनकाउंटर का हुक्म रिमांड पर लिया जाता है, तब जाके होती है, या वैसे भी होता है भागने, अपना एफआईआर दर्ज में लिख लीजिएगा, लिख देता है ऐसे ऐसे हुआ। इस पर बाद में चर्चा होगी। फिलहाल इतना समझिए कि अरेस्ट जो है मतलब सीरियस बात है, कोई मर्डर हुआ है या कोई कुछ हुआ है जिसके कारण, तो उसमें अगर नाम है धर दिया, तो वहाँ पे आप नहीं पूछ सकते हो कि सर किस अधिकार से मुझे ले जा रहे हैं, वहाँ पे तत्काल गायब हो जाइए। अगर मर्डर केस है, बड़का केस है, मर्डर केस या रेप केस सब जो है बड़का, तो वहाँ पे गायब हो जाइए। और छोटे मोटे में तो नहीं आ रहे, और फिर थोड़ी देर के बाद जाइए और कहिए कि सर मैं यहाँ पर नहीं था। अकेले नहीं जाएगा, नहीं तो धर के रोक देगा किसी को। चाहे आपके पास नॉलेज हो तो जा सकते हो कि मैं उस समय यहाँ पर था, ये रहा मेरा विटनेस, देख लीजिए सर। अगर अच्छे पुलिस वाले होंगे तो रिहा कर देंगे। अगर बिकने वाला होगा, अगर उसको पहले ही कह दिया है कोई कि आपको पैसा लिया हुआ है कि इसको ये आएगा तो उसको भी करना है, तो कोई बात नहीं, जाइए अंदर और रहेंगे थोड़ी देर, 24 घंटा के लिए। 24 घंटा के अंदर उसको पेश करना रहता है जज साहब के पास, वो अपना पास नहीं रख सकता है। हाँ, गाड़ी का डिस्टेंस वो अलग बात है कि नहीं जो रहता है, लेकिन 24 घंटा के अंदर पेश करना रहता है, नहीं तो उसका हालत ख़राब कर देगा जज साहब। नहीं तो यह 24 घंटा के अंदर ले जाता है जज साहब के पास। कोई मर्डर कर दिया, कोई खून कर दिया, तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना रहता है। पुलिस का काम है पकड़ के जज साहब के पास ले जाना, जज साहब को सौंप देना। जज साहब का काम है अगर मान ली मर्डर कर दिया, कोई मर्डर कर दिया तो उसके पकड़ के ले गया, उसका पास एविडेंस नहीं है, मतलब गवाह एविडेंस, विटनेस समझते हैं ना, विटनेस हो गया जो आंखों देखा हाल, आंखों देखा, जैसे किसी का खून किया आंख से अपना देखा, तो उसको विटनेस बोलते हैं। एविडेंस बोलते हैं जो मर्डर कर दिया लेकिन वो भाग गया, लेकिन कोई ना कोई ऐसा साक्ष्य है, जैसे फिंगर प्रिंट आ जाना, नहीं चाकू पे, या कोई और भी चीज़ें, तो उसको हम एविडेंस बोलते हैं कि एविडेंस तुम्हारे खिलाफ मिला है। और विटनेस का मतलब होता है आंखों देखा। तो इस तरह से अगर पता कुछ लगा है, हाथ मर्डर हो गई है, तो तुरंत पकड़ेगा 4 को 5 को के लेके जाएगा जज साहब को
दे देंगे। जज साहब को बोलेंगे कि जज साहब ये मर्डर किया है, इसको रखिए 24 घंटे के अंदर। अब जज साहब अपना घरे तो नहीं ले जाएंगे, जज साहब क्या करेंगे, जुडिशियल कस्टडी में उसको दे देते हैं। नहीं, जुडिशियल कस्टडी जो होता है, जो जेलर होता है, देखिए थाना आता है पुलिस के अंदर में, लेकिन जेल आता है जज साहब के अंदर में। जेलर को देख रेख करनी रहती है, उसमें जो कैदी रहता है उसको, लेकिन जज साहब जो कहेंगे वही मालिक होता है, वही होना, जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा उसको। तो क्या करेगा, मर्डर कर दिया है तो उसको ले गया पुलिस और उसको सौंप दिया क्या जज साहब को। जज साहब अपना घरे तो नहीं ले जाएंगे कैदी को, तो जज साहब क्या करते हैं, इसको जुडिशियल कस्टडी में दे देते हैं, यानी कि जेलर को दे देते हैं। नहीं, जेल में जेलर को दे देते हैं कि इसको रखो, अच्छा एविडेंस मिलेगी, बातें होंगी, तब जाके इस पर कार्रवाई होगी। इस टाइप से होती है जब तक उसके खिलाफ पूर्ण ठोस सबूत न मिल जाए। एक दो है तो नहीं, पूर्ण ठोस सबूत, क्योंकि मर्डर केस है, रेप केसेस है, तो मामला सीरियस है, तो इसमें थोड़े टाइम लगता है, तो इसीलिए तब तक वो कस्टडी में रहता है, जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि जेल में। जुडिशियल कस्टडी में हो ना तो आप सुरक्षित हो, यकीन मानिए। जुडिशियली कस्टडी में हो यानी कि जेल में हो, जज साहब अगर जेल में रखवा दिए हैं तब तो आप सुरक्षित हो। हम वहाँ पर सुनते हैं कि दिक्कत होती है कि जो सीनियर पहले से कैदी सब रहता है वो खूब काम करवाएगा, कहेगा कि गोड़ जा तो ये फला चिलो, पता नहीं सत्य है कि क्या है, लेकिन सुन रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अभी पढ़ा नहीं कहीं पे, नहीं लिखी नहीं है कहीं पे, हो भी सकता है। चलिए, क्योंकि देखते हैं ना इसको कॉलेज में जाते हैं तो जो सीनियर रहता है स्टूडेंट वो जूनियर को किस तरह से देखता है, तो वैसी हालात हो सकती है। तो ये है जुडिशियली कस्टडी में देता है। अब पुलिस क्या करेगा, फिर आएगा, मर्डर कर दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया, किसको हैंड ओवर कर दिया, जज साहब को, जज साहब जेलर को हैंड ओवर कर दिया, यानी कि पुलिस मर्डर किया, उसको पकड़ के लाया, अगर ठोस एविडेंस नहीं है तो या विटनेस नहीं है तो उसको सौंप दिया जज साहब को, जज साहब सौंप दिए जेलर को। नहीं, अब फिर वही पुलिस आया और कहेगा कि जज साहब इसको हमें दीजिए, नहीं उसको हमें थोड़े दिन के लिए दीजिए रिमांड पे, मतलब हम ही दिए हैं आपको, हम ही ना पकड़ के दिए हैं, तो जो देता है ना तो आप फिर वापस मांगिएगा तो उसको रिमांड बोलते हैं, रिमांड पे लेना। आप अगर जज साहब से कुछ मांग रहे हैं तो उसको डिमांड कहते हैं कि हम कुछ मांग रहे हैं। और उसी पुलिस जज साहब को जाके बोले कि जज साहब ये 3-4 गो लड़का मिला है जो इस कैदी को पहचानता है, जानता है कि यही मर्डर किया है, तो इसको मुझे रिमांड पे दीजिए। रिमांड पे ले जाता है ना पुलिस तो खूब थूरता है, खूब धांगता है, लेकिन नियम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा नहीं कि अगर आप रिमांड पे ले जाते हो तो उसको पीटिए, लेकिन पिटाई लगती है। तो वही जज साहब आएगा, जज साहब सोचेगा कि अगर नहीं देगा तो फिर मर्डर केस है, तो फिर एविडेंस यानी कि ये गवाह कैसे जुटाएगा, नहीं साक्ष्य, इसको सज़ा कैसे मिलेगी। तो नियम है कि आप रिमांड पे जो है ना 15 दिन के लिए ले जा सकते हैं, उसका रूल्स है संविधान में, लेकिन जज साहब 15 दिन के लिए नहीं देंगे, वो देंगे तो 12, 13, 14 दिन के लिए। और जो ले जाएगा पुलिस उसका अपना रसीद सब कटवा के उसका नाम वगैरह सब लिखवा लेता है, जो पुलिस ले जाता है, जो भी हो दरोगा कोई, उसका ले जाता है। अब 14 दिन तक वो रिमांड पे ले गया, अब उससे पूछेगा, अब गवाह सब इकट्ठा किया है, बुलाएगा, कहेगा कि यही है लड़का, तो गवाह सब कहेगा हाँ यही लड़का है। अगर नहीं गवाह मिला तो उससे बकवाएगा पीट के कि तुमने किया है, बोलो हाँ कबूल करो, तो वहाँ पे पिटाई लगती है। नहीं, रिमांड पे ले जाना मतलब पक्का पिटाई लगेगी उसको, तो वही जज साहब रिमांड पे ले जाता है। लेकिन जज साहब जानते हैं कि रिमांड पे ले जा रहा है मतलब उसको पीटेगा या एनकाउंटर कर देगा। एनकाउंटर क्या होती है मालूम है ना, एनकाउंटर होती है बड़ी, या तो वैसे ही पुलिस से अगर दुश्मनी है तो वो कर सकता है, रिमांड पे ले जाएगा तभी, रिमांड पर अगर ले जा रहा है, पूछताछ हुई तो FIR वो लिख देगा अपने आप में कि भाग रहा था तभी गोली मार दी। अच्छा, आप सुने होंगे कि हैदराबाद की कहीं ना कहीं, हमको याद नहीं है, रेप केसेस हुई थी, उसमें 3 गो की 2 गो लड़का था धराया हुआ, यूपी में था शायद, पता नहीं, तो ले गया था रिमांड पे पुलिस, जज साहब जानते थे कि उसको मार देगा, और जज साहब को बोले थे वो कि एविडेंस जुटानी है तो दे दीजिए हमें रिमांड पे, तो उसको मिला था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है उसको ले जाना है, नहीं तो फिर इसका जो गवाह कैसे आएगा, नहीं कैसे जुटाएगा ये पुलिस, तो ले गया था। तो
कहेगा कि छोड़ दिया, जाओ तुम जाओ, लेकिन नियम है इनकाउंटर करना है तो फर्स्ट गोली फायर करेगा आपका, हवाई फायर करेगा नहीं ऊपर में। सेकंड जो है या तो कमर के नीचे मारो या घुटना के नीचे मारो, नहीं वहाँ पे लगता है, सेकंड गोली आप कहीं पर दाग सकते हो। लेकिन भगाता इसलिए है कि अगर सामने से मारोगे ना तो अथी जो क्या बोलते हैं उसको, अरे एम्बुलेंस में नहीं ले जाता है अथी के लिए, क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम, नहीं जो पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है, तो अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी है तो अगर भाग रहा है ना तो गोली लगेगी ना तो तिरछी लगती है, ध्यान देखिए, भाग रहा है तो गोली तिरछी लगेगी। अगर डायरेक्ट आप मारे हो ना तो सब डिस्टेंस पोस्टमार्टम में निकल जाता है, कितना डिस्टेंस से मारा है, गोली ऐसे क्यों है, नहीं अगर आप नज़दीकी से मारिएगा तो आर पार हो सकता है, नहीं दूरी से मारिएगा तो गोली धंसेगा, नज़दीकी से मारिएगा तो उसका अलग निशान आएगा पोस्टमार्टम में। अगर भाग रहा है उस टाइम में मारिएगा तो वहाँ पर गोली की निशान अलग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एनकाउंटर जब कोई पुलिस वाला करता है तब ये सारी चीज़ें देख कर एनकाउंटर करता है। हालांकि एनकाउंटर 2 टाइम में करता है, या तो पुलिस को पक्का मन हो गया है कि इसको मारना है तो वो, या बड़े नेता अगर कह रहा है कि बड़े नेता ने पहले ही से फिक्स कर दिया है कि ये इसको इनकाउंटर कर देना है यहीं पे, ये अगर बातचीत चल गई है होती है तो, और नहीं तो पुलिस से दुश्मनी है तो, और नहीं 3 टाइम पर होती है, या तो आप पुलिस से दुश्मनी कर ली हो उससे, नहीं दूसरी भयंकर दुश्मनी है उससे, दूसरी अगर नेता से किसी से दुश्मनी है, बड़े नेता मंत्री MLA MP या बड़ा कोई है उससे मंत्री से, तो वो चाहेगा जो उसके खिलाफ है, आप सबूत है एकदम पक्का सबूत है ठोस, तो वो आपको इनकाउंटर करवा देगा किसी तरह से, चाहेगा वहीं पे काम तमाम हो जाए। तीसरी जो होती है कि सचमुच में आप मर्डर किए हो या खून किए हो तो एक ईमानदार पुलिस या ईमानदार जज, जैसे रेप कांड हुआ था, तो वो चाहेगा ये बच के ना जाए, इसको हम एनकाउंटर कर दें, बाद में तो अपना रिपोर्ट बनेगा ही। तो वास्तव में अगर आप मर्डर किए हो, सचमुच में मर्डर किए हो, रेप किए हो, और आप पर रेप किए हो, आप पश्चातापा नहीं कर रहे हो कि आज के बाद नहीं होगी इस तरह की घटना, या मर्डर किए हो आज के बाद नहीं होगी, इस तरह का पश्चाताप नहीं हो रहा है, और ऐसे मतलब उसको लगे कि वाकई ये किया है और आगे भी ये कर सकता है, इस तरह से कोई दरोगा है, कोई SP हो, तो आपको एनकाउंटर वो SP कर देता, मतलब मरवा देता है वो। एनकाउंटर ऐसे होती है 3-4 जगहों पे, एक दुश्मनी है सो नेता से, अगर कोई नेता के खिलाफ हो तो, या तो आप सचमुच में किए हो और सब पब्लिक डिमांड में है कि इसको एनकाउंटर कर दिया जाए क्योंकि ये मानव नहीं दानव है, राक्षस है, तो इसमें हो जाता है। बहुत सारे होती हैं, आप जानते भी होंगे, तो वहाँ पे एनकाउंटर होती है। तो ये थी, तो जज साहब जो देते हैं, जब वो रिमांड करता है तो 15, 14 दिन, 13 दिन के लिए देते हैं, उसमें पूछताछ करके फिर सबूत के साथ उसको पेश किया जाता है, फिर वहाँ पे कार्रवाई होती है, फिर जो होती है सो। लेकिन ये सारी चीज़ें पुलिस के हाथ में नहीं होती है। एक और है, क्या करता है, कौन रिपोर्ट लेता है याद नहीं है, कि अगर आपको पकड़ लिया है ना तो आप बगल के मजिस्ट्रेट से कहीं से कुछ करवा लीजिए, नहीं वो ले लेता है ना, याद नहीं आ रही है, तो आपको 24 घंटा या 25 घंटा तक आपको वो पकड़ेगा नहीं। आप लेकर चलिए, घूमिए पुलिस वगैरह लंग, कहीं पर भी कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो आपके पास है। वो इसलिए देता है कि 24 घंटा में आप अपना सबूत पेश करके खुद को बेगुनाही साबित कर सको। ठीक है, ये थी अगला जुडिशियल कस्टडी। ये सारी चीज़ें ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं कह दिया हूँ। नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं जानता, बहुत सारी चीज़ें, बहुत, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो, मैं भी जानूँ। आप समझ रहे हो ना? इसी में नहीं, चाहे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ या हिस्ट्री पढ़ाता हूँ या ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ या ग्रामर पढ़ाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो। नहीं, मुझे भी ये सब आए, मैं सीखूँ, जानूँ, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। न कि मैं कोई बड़ा अध्यापक हूँ, न ही बड़ा स्कॉलर हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ जो हमेशा जानने की इच्छा रखता हूँ, नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा है मेरी। ठीक है, तो आप भी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब जानना चाहोगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, बाकी
वीडियो लंबी हो जाएगी। 32 से 35 जो है संवैधानिक औपचार का अधिकार जो है ना, उसमें मैं FIR के बारे में बताऊंगा। फर्जी FIR क्या होता है, नहीं किस तरह से FIR लिखी जाती है, अगर नहीं FIR कोई लिख रहा है तो कहाँ जाइए, नहीं दरोगा के पास जाइए, फिर बगल के DSP, फिर SP, फिर जज साहब के पास जाइए, मजिस्ट्रेट के पास, फिर उसी के खिलाफ लिखाइए। अपना मजिस्ट्रेट लिख लेता है, आपका भी FIR दर्ज कर लेगा, जो नहीं लिखा है उसका भी आप कंप्लेन कर दीजिए, उसका भी ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें 32 से 35 जो होगी ना आर्टिकल फंडामेंटल राइट की, जो है हमारा क्या है संवैधानिक औपचार का अधिकार, तो उस पर मैं वहाँ पे मैं चर्चा कर दूँगा इन बातों की, ठीक है। फिलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप आते हैं अपनी फंडामेंटल राइट की ओर। तो ये रह गए थे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि आर्टिकल्स 25 से 28। तो आप समझते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में और एक है कल्चर, यहाँ पे मैं लिया हूँ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29-30 है। 25, 25, 28 है, तो मैं सोचा हूँ 29-30 कर ही देता हूँ, तो इसीलिए मैं ले लिया हूँ संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो पहले हम ये जान लेते हैं ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 25 to 28, इसको हम पहले जान लेते हैं। चलिए, राइट टू फ्रीडम यानी कि रिलीजन क्या है, धार्मिक रिलीजन से तात्पर्य क्या है, इसको हम पहले जान लेते हैं। देखिए, धार्मिक रिलीजन से तात्पर्य है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है इंसान का धर्म हो सकता है, आपका धर्म हो सकता है, देश का कोई धर्म नहीं है। देश संविधान से चलती है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है देश। तो यही है, धर्म की स्वतंत्रता है, आप सबका धर्म अपना है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो सबका अपना अपना धर्म है। धर्म से स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को फैलाने की, अपनी बात करने की, अपने धर्म के प्रति आज़ादी है, नहीं ये आर्टिकल्स 25 कह रही है, नहीं 25 से 28 यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बातें कह रही हैं। समझ रहे होंगे आप। अगली जो है धर्म से तात्पर्य है अंतःकरण भी होता है, समझ गए। जैसे कोई दूसरा धर्म मुझे अपनाना चाहा, हालांकि इस पर बात हुई थी कि कोई अगर हिंदू है तो मुस्लिम बन सकता है, कोई मुस्लिम है तो हिंदू बन सकता है, परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कहा गया इस पर गड़बड़ हो जाएगी, माहौल गड़बड़ आ जाएगी, तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, मन ही मन मान सकता है, अंतःकरण से आप मानिए। जैसे मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो मन ही मन करिए, हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो मन ही मन मानिए, क्रिश्चन चाहे जैन हो, चाहे पंजाबी हो, गुरु जो भी हो, तो आप मन ही मन कर सकते हो। देखते नहीं, कोई गाना, कोई चीज़ें अच्छी लगती है तो आप गाने लगते हो जीसस की, नहीं जीसस लव मी जो गाना है बहुत बढ़िया है जीसस क्राइस्ट की, तो गुनगुनाने लगते हो। उसको भी कोई अच्छी चीज़ें लगने लगती है, नहीं तो यीशु मसीह मैया से अश्वत्थम केशवम जो भी गीत हो हिंदू की, तो वो अच्छे लगने लगते तो वो गुनगुनाने लगते, क्योंकि उसका धुन ही ऐसा है, इतना बढ़िया गाया है, इतनी अच्छी धुन है कि गाना कोई भी हो, किसी धर्म का हो, आप गुनगुना दोगे अगर अच्छी अगर गाना है, अच्छी धुन है तो उसका अधिकार है आपके पास। चलिए, अगला है, यहाँ से आर्टिकल 25 से शुरू करते हैं। धर्म मानने, आचरण और प्रचार, यानी कि आप धर्म मान सकते हो, नहीं किसी मुझे बौद्ध धर्म अच्छा लगता है तो बौद्ध धर्म को आप मान सकते हो, नहीं मन ही मन, नहीं अपना भी सकते हो, लेकिन इसमें मामला पेचीदा हो जाता है, परिवर्तन नहीं करनी चाहिए, नहीं। अगला है आचरण, अपने धर्म के प्रति अच्छी आचरण कर सकते हो। प्रचार, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो कि भैया मेरा धर्म अच्छा है, इसमें अच्छा ये है वो है, सब अच्छी बातें जो हैं वो कर सकते हो, जो कि देश के खिलाफ ना हो, किसी भड़काऊ भाषण के खिलाफ ना हो, उससे वायलेंस ना फैले, तो नॉन वायलेंस वे से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अगला है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 धार्मिक प्रबंधन। धार्मिक प्रबंधन से तात्पर्य है धर्म का अपना प्रबंधन करो, नहीं अपना धर्म के बारे में कहो, नहीं, ठीक है। अगला है 27, आर्टिकल 27 धार्मिक संपोषित से मतलब है मुद्रा। धर्म के क्षेत्र में
आप डोनेट कर सकते हो, चंदा दे सकते हो, नहीं। हाँ, तो उस पर जो टैक्स लगता है उससे संबंधित धार्मिक संपोषित मुद्रा, धर्म से संबंधित। अगला है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होना, यानी कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होना, यानी कि किसी भी जाति का धर्म हो, कोई भी एजुकेशन हो, उसमें आप जाकर उपस्थित हो सकते हो। ये किसी का राइट नहीं बनता है कि वो आपको वहाँ से कहे कि चले जाओ, ये मेरा धर्म है, तुम क्यों आया है यहाँ पे, नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं सुनने दूंगा, ये ज्ञान मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये आपको अधिकार मिलता है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की, कहीं पर भी। तो ये थी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब रह गया है फंडामेंटल राइट्स में आपका पांचवा जो रह गया है ना, शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन रिलेटेड राइट जो रह गया है आपका, वो जो 29-30 आर्टिकल में आ जाता है। नहीं, यहाँ पे मैं लिखा हूँ ये चीज़, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, वही मैं बता रहा हूँ। तो आर्टिकल 28 हो गया, नहीं 29 कह रहा है, जो कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से है। यह पहले ये समझ ले कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया। ज़्यादातर जो है यह अधिकार कि अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए खास करके है। आर्टिकल 29 कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, इसमें क्या करनी है कि जो अल्पसंख्यक है उसके हितों की संरक्षण कीजिए, नहीं ना कि उस पर प्रेशर डालिए, उसको कुचलिए, नहीं, उसको उसका हित कीजिए, भलाई कीजिए। अगला है आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है उसका संरक्षण, देखते होंगे कि आप संरक्षण दिया हुआ है, नहीं एग्जाम में या कहीं पे भी, तो ये इसलिए दिया है ताकि वो आगे बढ़ पाए, नहीं तो वो पीछे के पीछे ही रह जाएगा, मंद बुद्धि क्या बंद बुद्धि ही रह जाएगा, नहीं, तो इसीलिए वो दिया गया है कि अल्पसंख्यकों को जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है उसमें थोड़ी छूट उसे दी जाए ताकि वो आगे बढ़ सके, तो उसका संरक्षण उन्हें दिया गया है अल्पसंख्यकों को। तो ये थी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। लंबी वीडियो नहीं करनी है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। 32 से 35 रह गया आपका संवैधानिक उपचार, तो उसमें देखते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो जो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।